नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां से बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। यहां तहसील प्रशासन पर एक झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है, जिसकी जद में आने से मां बेटी की जिंदा जलाकर मौत हो गई है। दोनों को बचाने की कोशिश में परिवार के मुखिया भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक तहसील प्रशासन के लोग एक मंदिर गिराने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। अंदर मौजूद कुछ लोग जान बचाकर भागे, लेकिन मां बेटी आग में घिर गई और दोनों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार लेखपाल और एसडीएम पर आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से रंजिशन आग लगाकर 2 लोगों की हत्या की गई है। इससे पहले जनवरी महीने में पीड़ित परिवार का मकान गिरा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने डीएम से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। डीएम से 3 दिन में न्याय का भरोसा भी मिला था, लेकिन प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली और अब ये मामला सामने आया है। एसडीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को देखो लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन रहा उठा ही नहीं पाए। ठीक, नहीं निकाल पाए। और हमारे सहयोगी अरुण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, बेहद शर्मनाक हादसा है, अफसोसजनक खबर सामने आई है। किस तरह से प्रशासन की ओर से इस पर सफाई सामने आई है? कानपुर देहात के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो मौके पर है इस समय। प्रशासनिक कमिश्नर राजशेखर जी मौके पर है और इस समय ताजा अपडेट ये है कि दोनों माँ बेटी के शव अभी घटना स्थल पर ही पड़े हैं। गांव वाले शव को उठने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इन दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। बाद में दोनों बड़े पुलिस अधिकारियों ने समझाया और ये आश्वासन दिया कि आप लिखित तहरीर दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो गांव वालों ने भी 10 मिनट पहले लिखित तहरीर दी है। उसमें लेखपाल और जिन एसडीएम लोगों के ऊपर सबके आरोप लगाए वो लिखित आरोप दिए हैं और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अब सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जांच होके जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गीता जी। अरुण, जैसा कि हमने खबर में दिखाया अपने दर्शकों को कि जनवरी महीने से ही पीड़ित परिवार का जो मकान था पहले गिरा दिया गया था, वो पहले डीएम के पास गए, लेकिन कोई उनको इस पर प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिली और अब ये खबर सामने आना, गांव वालों का गुस्सा जायज है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। देखिए, गांव वालों का ये कहना है कि कानपुर देहात में देहात महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरा प्रशासनिक अमला डीएम वगैरह सब उसमें व्यस्त थे, किसी ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज अचानक एसडीएम महोदय पुलिस फोर्स के साथ आए और इसके मकान को गिराने लगे। जिस समय मकान गिरा रहे थे उसी समय उनकी झोपड़ी जहां वो लोग बना के रह रही थी वहां तेज डब्बे निकलने लगी। तो इससे प्रशासन पूरा घबरा गया और अपनी गाड़ियां वगैरह छोड़ के भागने लगा। फिर गांव वालों ने उनको दौड़ाया भी कुछ दूरी तक, लेकिन वो सब लोग भाग गए और पुलिस उनके साथ थी, वो लोग भी चले गए। उसके बाद गांव में कोहराम मच गया और अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है। जी अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है, जिसकी जद में आने से मां बेटी की जिंदा जलकर जो है मौत हो गई है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक तहसील प्रशासन के लोग एक मंदिर गिराने पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसकी जद में आकर मां बेटी की मौत हो गई।
वहीं 18 साल की उम्र जान देने की नहीं होती, ये भरोसे की, सपने देखने की उम्र होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। ये बॉम्बे आईआईटी का मामला है। ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश की आरके वैली आईआईटी में हुआ है। बॉम्बे आईआईटी में खुदकुशी करने वाला छात्र दलित था, जबकि आरके वैली की छात्रा एक मजदूर की बेटी थी। शनिवार शाम आईआईटी बॉम्बे के छात्रों का मोमबत्ती जुलूस। 18 साल के दर्शन सोलंकी की मौत पर, जो पहले वर्ष का छात्र था और जिसने कथित तौर पर रविवार दोपहर 1:30 बजे अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। दर्शन सोलंकी अहमदाबाद का था और उसने बस 3 महीने पहले पवई कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स में दाखिला लिया था। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक सुभाशीष चौधरी ने छात्रों से एक नोट में कहा, हमें ये सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि हमने इस दोपहर एक त्रासद हादसे में पहले वर्ष के एक छात्र को खो दिया है। पवई पुलिस केस की जांच कर रही है। छात्र के अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है और वे रास्ते में हैं। हम इस छात्र की मौत पर गहरे शोक में हैं और प्रार्थना करते हैं कि परिवार को ये शोक झेलने की शक्ति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। शनिवार को ही पहले सेमेस्टर के इम्तिहान खत्म हुए थे। अंदेशा ये है कि कहीं पढ़ाई के दबाव ने उसे ये जानलेवा कदम उठाने को मजबूर न किया हो। हालांकि आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र समूह अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्किल ने कहा है कि 18 साल के दलित छात्र दर्शन सोलंकी की मौत एक निजी मुद्दा नहीं है, ये एक सांस्थानिक हत्या है। उनका दावा है कि कई शिकायतों के बावजूद संस्थान ने परिसर को दलितों आदिवासियों के लिए सहज और सुरक्षित बनाने की कोशिश नहीं की। पहले वर्ष के छात्रों को आरक्षण विरोधी जज्बात की वजह से सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है और नाकाबिल होने के ताने झेलने पड़ते हैं। फैकल्टी और काउंसलर्स में हाशिए के लोगों की नुमाइंदगी की कमी है। इन आरोपों पर ना तो आईआईटी ने कुछ कहा है और न ही पुलिस ने। आंध्र प्रदेश में आईआईटी आरके वैली में 22 साल की अंकिता हॉस्टल के अपने कमरे में मृत पाई गई। वो अंतिम वर्ष की इंजीनियरिंग की छात्रा थी और कुवैत में काम कर रहे एक मजदूर की बेटी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस इस कदम के पीछे उकसावे की वजह तलाश रही है। मुंबई में सोहित मिश्रा के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही सदन में बजट सत्र का पहला चरण भी पूरा हो गया है। इससे पहले सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के कुछ अंशों को एक्सपंज करने पर ऐतराज जताया। राज्यसभा चेयरमैन बार बार विपक्षी सांसदों से शांति की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष पर असर नहीं हुआ। going away in which parliamentary traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks on the President. एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया,
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा के सभापति से पार्टी की सांसद रजनी पाटिल को बजट सत्र की बची हुई अवधि से सस्पेंड करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सब, उन्होंने आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि विचार कर लें। जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा, और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए, उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव दिखा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जाहिर है, आने वाले दिनों में अगर इस टकराव को खत्म करने के लिए गंभीरता से पहल नहीं की जाती है तो इसका असर 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ सकता है। संसद भवन से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने उनका अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे सरनेम पर सवाल उठाया है। पीएम ने कहा था कि मेरे नाम में गांधी सरनेम क्यों है, नेहरू नाम क्यों नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि वो पीएम से डरते नहीं हैं। According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. He thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India, whether he has all the agencies, doesn't matter. Because the truth is not on his side. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले का आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं से कोई नाता नहीं है। इन सबके बीच विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने में देरी कर रहा है। सरकार ने क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के परिसीमन के कवायद को बरकरार रखने के फैसले के चलते इस साल वहां चुनाव करवाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का असर चुनावों के होने या न होने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कभी केंद्र द्वारा लिए गए फैसले यानी परिसीमन को रोका नहीं था। उस पर परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी छप चुकी है। चुनाव को लेकर आखिरी फैसला चुनाव आयोग लेगा। उधर राजनीतिक दलों का भी कहना है कि इस फैसले का कोई फर्क उनकी राजनीति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परिसीमन को पहले ही नकार दिया था। उनके साथ आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अभी भी चल रहा है। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीजें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था, जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है, वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। इस बार जम्मू और कश्मीर में असेंबली चुनाव बदले माहौल में होगा। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होंगे। 1995 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन हुआ था
और विधानसभा सीटें 76 से बढ़ाकर 87 कर दी गई थीं। इनमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थीं। लेकिन लद्दाख को अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थीं। परिसीमन के बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। वैसे विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर में चुनाव करने के लिए देरी कर रहा है। जब से 370 हटा है और जो सिचुएशन है और जिस तरह से टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो रही है, हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन जो परिसीमन हुआ उससे हम लोग तो सेटिस्फाइड थे नहीं। उन्होंने सरकार की जो मंशा थी, जो भाजपा सरकार है, वो मंशा दिख रही थी। उन्होंने सीटों को भी बढ़ाया है, लेकिन जिस मंशा से किया है वहाँ पर जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन तब भी हम ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन कराइए और उसको इमीडिएट कराइए। अब देखना ये है कि ये कब तक इलेक्शन कराते हैं। पिछली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे, तब लद्दाख उसका हिस्सा था। पिछले 3 सालों में वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन बदली है, भौगोलिक स्थिति भी बदली है और साथ में निर्वाचन क्षेत्रों की जो एक तस्वीर है वो भी बदली है। जाहिर है इस बार जब चुनाव होंगे तो समीकरण जो हैं वो नए होंगे और साथ में नतीजे भी जो हैं वो नए होंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तुर्की के गाजियाटेप एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव है। इसकी वजह है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। दूसरी वजह है बड़ी संख्या में लोग गाजियाटेप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आफ्टर शॉक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट गाजियाटेप एयरपोर्ट पर फ्लाइट से देखिए। इस फ्लाइट में उन्हें जगह मिलने में भी काफी परेशानी हुई। गाजियाटेप से वापसी की जो यात्रा है वो भी अपने आप में एक नई नवेली यात्रा है, क्योंकि जिस पहली फ्लाइट में हम बैठे वहाँ वो फ्लाइट फुल थी और मुझे तो जगह मिल गई लेकिन कुली को जगह नहीं मिली। और फिर हम दोनों क्योंकि साथ हैं तो हम दोनों को उतारा गया और फिर इस फ्लाइट में जगह दी गई। और इस फ्लाइट में भी जगह यहाँ दी गई है जहाँ पे एयर होस्टेस बैठती हैं। और ये जो है एकोमोडेट किया गया हमें, जैसे कभी बस में एक बेंच लगा के बिठाते हैं। खैर ये बेंच तो नहीं है, इसमें ये प्रॉपर सीट है जहाँ पे एयर होस्टेस बैठती हैं। तो अब हम इस तरह से यहाँ से इस्तांबुल तक की जो यात्रा है ऐसे तय करेंगे और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और टाइम का जो खोटा हुआ तो हुआ ही, लेकिन ठीक है, लाइफ का पार्ट है। और इस तरह हमें एकोमोडेट करने के पीछे की जो वजह है वो ये है क्योंकि भूकंप की वजह से यहाँ पे काफ़ी तबाही मची है और काफ़ी जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं, और बल्कि बहुत सारी फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव है एयरपोर्ट पे। बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते नज़र आए क्योंकि सबों को देर हो रही है, लेकिन एयरलाइन जो है वो एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अब जिन लोगों को एकोमोडेट किया जा रहा है वो तो अपने गंतव्य पे पहुंच पा रहे हैं, बाकी जिनको काफ़ी देर हो रही है, आगे की फ्लाइट छूट रही है। और ये सब के पीछे की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो गाजियाटेप एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल तो है, लेकिन फ़्लाइट्स काफ़ी कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे एयर ट्रैफिक पे दबाव ज़्यादा है। फ़्लाइट टेक ऑफ के पहले हमें नॉर्मल सीट पे बिठा दिया गया है क्योंकि फ़्लाइट जो है वो इसमें भी हालांकि बहुत सारे पैसेंजर वेट कर रहे थे, लेकिन लगता है कि इसमें जो नॉर्मल सीट है वो खाली रही और इसलिए हमें अब नॉर्मल सीट पे बिठा दिया गया है। पीछे फ्लाइट अटेंडेंट की सीट से यहाँ लाकर बिठा दिया गया है। तो अब हमारी ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है। इस इलाके में दरअसल इतने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं कि बहुत सारी फैमिली सुरक्षा के लिहाज से गाजियाटेप छोड़कर इस्तांबुल और दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे अगर उनके कोई रिलेटिव हैं या जहाँ पे वो अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से भी फ़्लाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड है। और ये वजह है कि जो फ़्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं, उसके अलावा जो डिले हो रही हैं और लोगों का दबाव जो है, क्योंकि ज़्यादा मुसाफिर बढ़ गए हैं यहाँ से बाहर निकलने वाले, तो इन सब वजहों से जो है ये पूरा मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया है। और जो लोग हैं वो ये शहर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि
पहले से इमारतें कमज़ोर हैं और आफ्टर शॉक्स में उसके गिरने का खतरा भी है, तो इसलिए भी लोग यहाँ से निकलकर बाहर जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है। बात की। इस मौके पर उन्होंने डिफेंस निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे एरो इंडिया 2023 में। फ्लाई पास्ट के बाद फॉर्मेशन प्रधानमंत्री के सामने से गुजरा, जिसे गुरुकुल फॉर्मेशन का नाम दिया गया, और इसका नेतृत्व तेजस से कर रहे थे वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। The Air Chief being part of the Gurukul is only appropriate as he has been an instructor par excellence in the IAF. और इसके बाद आसमान में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आने वाले समय में रक्षा निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है, इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। एरो शो में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। 800 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां इसमें पहुंची। दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश इस एरो शो का मूल मंत्र है। Piercing into the blue skies of Bengaluru. हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। कर्नाटक की 65% हिस्सेदारी रक्षा और एरोस्पेस निर्यात के क्षेत्र में है। 1993 में एरो शो से इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज दुनिया में रक्षा उत्पादन के सबसे बड़े बाजारों में से एक के तौर पर उभरा है।